नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज जो हमारा टर्म्स है दोस्तों, वो टर्म्स है सीटेट का। ये आप लोग जानते हैं। आइए मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, उसको देखेंगे दोस्तों, फिर हम आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। हमारी जो यूपीपी की क्लास है दोस्तों, मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे अभी भी पूछते हैं ग्रुप में आके कि सर यूपीपी का क्लास वो जीडी वाला चलता तो क्या टाइम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो मेरा टाइम हो गया है 7 यानी 7 बजे शाम को 7 PM पर दोस्तों, लिख दें PM। शाम के 7 बजे में पर डे लाइव रहता हूँ, जिनमें से फर्स्ट 4 डे दोस्तों, फर्स्ट 4 डे यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन मेरे दोस्तों जो मैं लाइव रहता हूँ शाम के 7 बजे यूपीपी में रहता हूँ। और अगला 2 दिन यानी शाम को 7 बजे 7 PM पर नेक्स्ट 2 डेज फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये मेरा बैंकिंग में क्लास होता है। ये मेरा बैंकिंग में क्लास होता है। अब दोस्तों एसएससी 2022 सुबह 7:15 मॉर्निंग में 7:15 दोस्तों मैं फिर लाइव आता हूँ। AM लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 7:15 AM में 3 दिन MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन मैं यहाँ लाइव रहता हूँ। और अगला 3 दिन मेरे दोस्तों मैं यहाँ लाइव रहता हूँ सुबह 7:15 सीटेट की क्लास दोस्तों 7:15 PM, जैसा कि घड़ी में बज चुके हैं दोस्तों 7:15 PM। ठीक है, ये जो 3 दिन क्लास है TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन क्लास हमारी रहती है दोस्तों यूपी टेट और सीटेट में रहती है। क्लियर है? तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मेरे दोस्तों मैं चलता हूं आगे की तरफ। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं। यदि आपको दोस्तों एसएससी जीडी या फौजी बैच ज्वाइन करना है या इससे संबंधित या इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या कोई जानकारी आपको प्राप्त करना हो, तो आप इस नंबर पे दोस्तों कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीटेट से संबंधित कोई जानकारी लेना है दोस्तों, तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो एग्जाम के बारे में कोई जानकारी आपको लेना है तो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों टीजीटी पीजीटी से संबंधित, एलटी से संबंधित किसी भी विषय का यदि आपको बैच ज्वाइन करना हो दोस्तों, जो रिकॉर्डेड क्लास है, उस रिकॉर्डेड क्लास को आप दोस्तों इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। इस नंबर कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जिसकी फीस है मात्र 1499, जिसकी फीस है मेरे दोस्तों 1499। ठीक है, आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। पढ़िए मेरे दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 तो लड़के हैं। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 600 है। टोटल बच्चे कितने हैं? 600 है। 600 का 2/3 कौन है? लड़के हैं। तो 600 का 2/3 दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पूछूं बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं, या मैं पूछूं गर्ल्स कितने हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि जो बॉयज की संख्या है वो 400 संख्या है और जो गर्ल्स की संख्या वो 200 है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बॉयज कितने हैं? 400 हैं और जो गर्ल्स हैं वो दोस्तों कितने हैं? 200 हैं। अब यहां से आपसे कहता क्या है? कहता है लड़कों की संख्या का 3/4। तो लड़कों की संख्या का 3/4 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 300। लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी 50 हो जाएगा। 1/4 कितना? 50 खिलाड़ी हैं। यानी लड़कों में 300 लड़के खिलाड़ी हैं और इधर 50 लड़के खिलाड़ी हैं। तो पूछा कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या? दोस्तों 350 सीधा जोड़ेंगे 300। कुछ हमने गलत किया क्या यहाँ पे? किसी विद्यार्थी में 600 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को 2/3 तो लड़के हैं, 2/3, 400 लड़के 200 लड़के। लड़कों की संख्या का 3/4, तो 400 का 3/4 300 और लड़कियों की संख्या का 1/4 यानी 50 है। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या तो दोस्तों 350 ही आ रही है। ठीक है, कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 350 हो जाएगी। ठीक है, एक बार मेरे दोस्तों देखिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे भाई ये आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा है, एक्चुअल में यहाँ 660 होना चाहिए था,
लेकिन इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आंसर सही कर रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा 350, राइट आंसर डी। तो मेरे दोस्तों टोटल कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, आप कहेंगे 350, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन करेक्ट कर लेना। ऑप्शन हमने डाल दिया 350, इसको मैं फिर से लिख दूँ मेरे दोस्तों, आंसर है, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख दे रहा हूँ 350। तो मुझे उम्मीद है पहला सवाल आपका आपके स्क्रीन पर जो लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, चलिए आवाज़ आ रही है क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 6 घंटों में 6 घंटों में 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सोच के बताना, दिमाग से सोचना। अगर 6 घंटों में सेकंड की संख्या बात करूं, ध्यान से सुनना, तो 6 घंटे में कितने मिनट, 6 गुणे 60, इसको सेकंड में करोगे तो गुणे में फिर 60 लगा दो, यही इतना सेकंड हुआ। अब कहता है दोस्तों, यदि मैं बात करूं, कहता है, हाँ कहता है दोस्तों कि किसके मिनटों की संख्या, तो 12 दिन की 12 दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में 60, तो दोस्तों 4 दूनी का 8, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है दोस्तों, 2 चौके 8 और 8 जीरो, यानी यहाँ जीरो आ रहा है। ठीक है, अगर मैं लगाना चाहूँ इसे मैं दोस्तों आराम से इसको देख सकता हूँ, ऐसे आराम से हम लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, 15 दिन की बात कर रहा है, 15 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो ये तो बैलेंस हो रहा है। क्या 15 गुणे 24 6 गुणे 60 के बराबर है, 15 चौके 60 यानी बराबर है। मेरी बात सुनना, जो कॉमन है उसको हटा लीजिए, ये तो हट जाएगा। 6 गुणे 60 की वैल्यू वही आनी चाहिए जो 15 गुणे 24 की आनी चाहिए। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 15 दिन। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर जो लगा हुआ है वो क्लियर होगा, कोई डाउट्स इसमें नहीं होना चाहिए। लगाते रहिए, लगाते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई अपने को हड़बड़ी नहीं दोस्तों, कोई अपने को जल्दी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। रेणु को देख लो भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए दोस्तों। रेणु अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल लगाना चाहती है। रेणु अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े फर्श पर क्या करना चाहती है, टाइल लगाना चाहती है। ये ले लो दोस्तों, ये देखो 9 मीटर हो गया और चौड़ाई कितनी हो गई, 7 मीटर। ठीक है, रेणु 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल लगाना चाहती हैं। टाइलों की निम्न साइज में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो इसके अंदर जो टाइल आप लगाओगे दोस्तों, ये टाइल कुछ इस तरह से लगेगा, ये टाइल कुछ इस तरह से आपका लगता हुआ चला जाएगा। बात को समझ में आ रहा है, इस तरह से आपकी टाइल लगता हुआ चला जाएगा। अब ये तभी पॉसिबल होता है दोस्तों, ये तभी पॉसिबल होता है जब इनका एरिया निकल 9 मीटर गुणे 7, तो आप कहेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 900 और गुणे का 700, ये तो एरिया हो गया। अब इसमें बिना काटे वही लग सकता है जिनका गुणनफल भी इनके आराम से इसको पूरी तरह डिवाइड कर दें। अगर 40 गुणे 65 कर दोस्तों सवाल ही नहीं है। अगर हम कहते हैं 35 गुणे 45, तो हाँ, अगर हम 35 और 45 ले लें दोस्तों, देखो आराम से पूरी तरह इसको हम काट सकते हैं, 35 गुणे का 45। अगर हम 35 गुणे 45 करेंगे तो 45 से ही हो जाएगा 20 हो जाएगा, 35 से हो जाएगा 20, तो 20 से हम कितनी टाइलें लग जाएंगी दोस्तों, तो आप कहेंगे 400 टाइल। अगर मैं पूछूं कितनी टाइलें, तो आप कहेंगे 4 टाइल, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ या ना, क्लियर है, समझ पाए क्या मैंने लिखा है, एक बार देखिए आप लोग, देखिए चलिए
आवाज आ रही है? बिल्कुल। बताइए, ये जो प्रश्न है आपके सामने लगा हुआ है मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई हुई। अगर चेक करते, अगर बटे में 65 करोगे दोस्तों, सवाल ही नहीं, 13 पचे 13 किसी संख्या नहीं काट पाएगी। अगर 55 11 पचे 5 तो कट जाए, 11 से नहीं कटेगा, नीचे कोई सवाल नहीं है। चलिए, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर, परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना। मेरी बात समझना जरा। कहता है किसी आयत की, कहता है किसी आयत की लंबाई, चलो एक आयत बना लो बढ़िया से ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक मेरे दोस्तों वर्ग बना लो, एक आयत बना लो, एक वर्ग बना लो, बन गया। सुनना, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर, परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा, इसका परिमाप कितना 80 है, तो इसकी भुजा कितनी होगी दोस्तों? सब कुछ पता है, ये हो जाएगा 20 20 20 और ये हो जाएगा 20। मेरी बात खूब ध्यान से सुनना। कहता है एक आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर, परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का डबल है। तो अगर लंबाई की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो सीधी बात ये 20 है, इसका डबल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 40 हो जाएगा। हो गया डबल 40। आगे चलो, यदि आयत की चौड़ाई 20 है, अगर आयत की चौड़ाई 20 है, तो कहता है आयत का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल से अधिक कितना है? तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, 40 गुणे 20 800 हो जाएगा। इसका कितना होगा दोस्तों? 20 का वर्ग यानी 400 हो जाएगा। कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे 400, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 400। क्या आप सहमत हो, हाँ या ना? ठीक है, 400। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों को ये बात समझ में आई होगी। चलें आगे भाइयों, चले, प्रश्न संख्या 4 भी क्लियर हुआ। इस प्रश्न को एक बार देखिए, पढ़िए, और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? अब ये सब सवाल तो यार पढ़ाने की चीज तो है नहीं, सीधी सी बात है। ये सब सवाल तो दोस्तों पढ़ाने की चीज है नहीं, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हो। देखिए, ये सब क्वेश्चन बताने की चीज है नहीं दोस्तों, पढ़िए एक बार, अब फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन में कहता क्या है मेरे दोस्तों? कहता क्या है ये देखना। देखो ये किलोग्राम है मेरे भाइयों, जरा ध्यान से सुनना। ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम है। 3 घंटे 14 मिनट। तो मेरे प्यार दोस्तों, अगर 3 घंटे 14 मिनट है, तो 3 घंटे मतलब 180, 14 माने 194, ये तो सही है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 2 किलो मतलब 2000, 2030, यानी ये भी सही है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर, मेरे दोस्तों 1 लीटर में कितना मीटर? 1 है, तो यहाँ 3080 होना चाहिए, जबकि ये 380 गलत है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर लंबाई और 0.0 मीटर चौड़ाई के आयत का क्षेत्रफल। तो 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर इधर 100 और गुणे में 0.01, 0.01 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 सेंटीमीटर का 100, 100 सेंटीमीटर लंबाई, अच्छा ये इतना मीटर चौड़ाई दे रहा है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया। क्या सोच रहा हूँ यार। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर भुजा वर्ग बराबर 100 सेंटीमीटर लंबाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 100। अरे यार ये लोग गलते लिखते भी तो यार। और 0.01 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, चलिए, तो ये भी तो हमारा सही है दोस्तों, ये भी हमारा सही है। 10 सेंटीमीटर यानी 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर 100 हो जाएगा, 0.01 बिल्कुल सही है यार। ये बताओ, ये हमने 100 कर दिया, इसको हमने 0.01 को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, गुणे में 100 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये दोनों तो बैलेंस हो जाएंगे, तो बच्चे कितना 100, ये 100 बराबर 100, यानी मामला सेट है, ये भी हमारा सही है। तो इसमें कहता है कौन सा सही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है, ये आपका दोस्तों क्या है? गलत है।
तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए भाइयों, तभी कल भी चलिए देखिए सही है, उसी में तो चलिए ठीक है, क्लियर है। तो दो आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, 11 जीरो ट्रिपल को 11 से भाग देने में प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल क्या है। मेरे दोस्तों, ऐसे सवालों को लगाने के भी कई तरीके होते हैं। या तो आप एक काम करिए, देखो जैसे मैं दोनों बता दे रहा हूं, अगर हमने किया 11 जीरो ट्रिपल वन, हम इसमें चाहे तो 11 भाग दे दें, चाहे इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं दोस्तों, 11 डबल 4 बार 1 2 3 4, ठीक है। अब प्लस में 111 को मैं इस तरह से भी लगा सकता हूँ, बटे पे दोस्तों हम 11, लेकिन हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है क्योंकि हमें 11 से भाग करना है। देखो 11 1 11, ठीक है, कट जाएगा 0, फिर 0 उतारिए, फिर 1 उतारिए, फिर 0 उतारिए, फिर 1, 11 1 11, फिर आपने 1। तो दोस्तों इसमें आपसे कहता क्या है, इसके भागफल में आपसे कहता क्या है, 100, ठीक है। इसमें कहता क्या है, अब यहां से भी दोस्तों हमने 1 0 और उतारना पड़ेगा तभी तो उतरेगा। तो टोटल हमारे पास ये कितना हुआ, 1001, और प्लस में हमने 1 को ऐड किया, तो ये हो जाएगा, अरे ये तो सभी आंसर, भागफल और शेषफल का योगफल। तो भागफल और शेषफल का योगफल होगा कितना, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1000। अच्छा 10 में 1 जोड़े 11, हाँ ये है आंसर, हम जोड़ ही नहीं पाए हैं। चलिए, ये आपका इस प्रश्न का दोस्तों आंसर है जो आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। पढ़िए, मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई डाउट्स आपके मन में नहीं होना चाहिए। बताइए, तो दोस्तों क्लियर है, हमें उम्मीद है ये सब चीजें एकदम स्पष्ट होंगी, कोई डाउट्स नहीं होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 को एक बार आप पढ़िए और फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक बार पढ़िए और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, पढ़िए दोस्तों, एक बार पढ़िए फिर हम चलते हैं। चलिए, अब ये दोस्तों अगला सवाल आपसे हमने क्या कहा था, पढ़िए। क्वेश्चन ये कहता है कि गुणनफल 102, मेरी बात खूब ध्यान सुनना, 102 गुणे में 201, इसमें से हमने क्या घटाया कि हमको 19999 मिले। तो दोस्तों x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे लिख सकते हैं 102 गुणे का 201, यानी इसको हम लिख सकते हैं 200 और प्लस का 1 लिख लो, ये इधर आएगा माइनस में 1 और 4 टाइम का 9 हो जाएगा, बराबर में कैलकुलेट कर लो। तो मेरे भाई ये बताओ, गुणा करेंगे तो 2 0, ठीक है, देखो ये हो गया 2 0 और ये हो गया 204, लेकिन एक ऐड करोगे 102 इसमें ऐड कर दो, प्लस का 102 माइनस में 1999 बराबर का x। इसको जब ऐड करोगे 4 1 500, तो इसको हम हटा रहे हैं 20 502, ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 20 502 बराबर क्या है, घटा दो, ये होगा 503, ये होगा 503। हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है वो 503 है। बोलो क्या आप सहमत हो मेरे दोस्तों। चलिए सोचो यार, सीटेट के जो लेबल होते हैं प्रश्नों के, कितने सिंपल होते हैं, कितने आसान होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, इनके प्रश्नों में कोई ऐसा दम नहीं होता कि जो आप न लगा पाओ, बेसिक कैलकुलेशन है जो आप देख पा रहे हो। चलिए ये सवाल देखिए दोस्तों, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, पढ़िए, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्री हो, यार इसमें कौन सी गणित है यार, इसमें कोई गणित है ही नहीं यार, एकदम बेसिक से सवाल है, एकदम बच्चों तरीके सवाल है। अब ये सब अगर आप न लगा पाओ तो पढ़ने का कोई औचित्य मेरे दोस्तों नहीं है। इतना आसान सा सवाल, इतना आसान सवाल, मैं आपको क्या बताऊं। 2 और 2/3, ये बताओ, 2 समकोणों की बात कर रहा है, कौन सा कोण, समकोण। एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, 90।
तो मेरे भाई दो समकोण क्या हो गए, 90 गुणे का 2, दो और 2/3, 2 और 2/3 प्लस 90 का 2/3 ले लो, यही तो आपसे पूछ रहा है। 90 दूना हो गया 180 डिग्री और प्लस में 30 दूनी 60, तो 240 डिग्री है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 240 डिग्री, और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाइयों, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। एक बार उसे उतारिए और फिर मेरे दोस्तों मैं चलता हूं आगे की तरफ। बताइए, कोई डाउट्स हैं तो बताइए आप लोग। अगर कोई डाउट्स हैं तो दोस्तों बताइए आप लोग, नहीं तो हम फिर चलते हैं आगे की तरफ। चले आइए अगला सवाल। 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का, घन समझते हैं दोस्तों, घन, लूडो, लूडो की जो आप खेलते हो गोटी जो होती है वो घनाकार होती है। कहता है 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है। भाई उसमें आधार वर्ग तो रहेगा ही, घन है तो वर्ग रहेगा, जिसकी माप 8 × 8 है। डब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगा। अरे यार बताओ, कितना आसान सा प्रश्न पूछा है, कितना आसान सा प्रश्न पूछा है मेरे दोस्तों। घनाभ की गहराई ही तो उसकी ऊंचाई होगी यार, घनाभ की गहराई ही तो उसकी ऊंचाई होगी मेरे भाई। तो घनाभ की जो भुजा है यानी ऊंचाई ही इसकी क्या है, हाइट है। यानी जो हमारा 8 है दोस्तों, अगर 8 लंबाई है 8 चौड़ाई, तो ऊंचाई या तो 8 या तो 8 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 16। लगाने की जरूरत नहीं है, का एग्जैक्ट नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि इसका किसके समीप होगा दोस्तों, किसके समीप होगा, यही आपसे पूछा गया है। बताइए बताइए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, यहां तक बताइए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। बताइए, चलिए क्लियर है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां दिया है 3 स्टेटमेंट, दिया 4 स्टेटमेंट। कहता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही होने की बात इसने कहा है। पहला है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या, तो 3 विषम ले लो यार, चलो हमने 3 ही ले लिया, 3 × 3 × 3, तो 3×3 = 27। तो दोस्तों ये क्या होना चाहिए, विषम लेकिन सम है, ये तो गलत हो गया। आगे पढ़िए, एक सम संख्या एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। ये देखो, एक सम संख्या एक विषम संख्या का अंतर कभी भी दोस्तों यह एक सम संख्या है, ये भी गलत है। आगे आइए, दो विषम, ये विषम मेरे भाई, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या, दो विषम, चलो हमने लिया 3 और 3, एक सम संख्याओं, एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या, बिल्कुल है, ये आंसर सही है। 3 विषम संख्याओं का योगफल, तो 3 सम विषम का योगफल एक सम संख्या, 3×3 = 9, सवाल ही नहीं है यार। तो जानते हैं क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएं तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप खुद लगाइए और इसको आप जो आपके मन में है उस वैल्यू को एक बार पुट करके खुद से देख लीजिए कि आंसर कहां तक ही सही जा रहा है। एक बार देखिए, फिर हम चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। बोलो, यहां तक देखिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। इस क्वेश्चन तक पहले आप देख लीजिए, पहले आप देखिए, फिर हम चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। बताइए, आज कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों को, लगता है आज टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा दिक्कत है मेरे दोस्तों, आज टेक्निकल इशू है मेरे प्यारे दोस्तों।
चलिए आगे चले मेरे भाई, चलिए चलते हैं अगले पे चलिए। कहता है 62 51 65 21 और 56 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताओ। तो पहले में तो आपसे कहा है 62 51, दूसरा कहता है 65 21 और तीसरा कहता है 56 21। इसमें कहता है आपसे कि 5 के स्थानीय मान। मेरे दोस्तों मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो मान होते हैं, वैल्यूज होते हैं, नंबर्स के दो होते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब जिस स्थान पे वो आते हैं उसी स्थान के हिसाब से इनकी वैल्यू बदलती है। लेकिन फेस वैल्यू मतलब होता है जो जिस स्थान पे, हमें स्थान से कोई मतलब नहीं, अगर 5 जहां लिखा है वो 5 ही होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर हम 5 का बात करें कि स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे 5 का यहाँ हो जाएगा 50। यहां पूछेंगे ये कितने पे, तो पहले 5 को लिख लीजिए आप, और इसके बगल में 1 और 2, तो ये देखो 2 0 बढ़ा दो। यहां पर दोस्तों 5 है तो पहले आप इस 5 को उतार लीजिए और देखो 1 2 3 3 0 आप ऐड कर दो। 5000 में 50 5500 5550 सबको ऐड कर दोगे आपने 5550 5550 ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। क्या आप सहमत है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मुझे उम्मीद है ये भी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है तो हम आगे की तरफ बढ़ें। चलिए देखते रहो दोस्तों, फिर हम चलते हैं आगे तरफ धीरे धीरे। कोई आफत और कोई जल्दी नहीं, आज थोड़ा कमेंट सेक्शन आपके आ नहीं रहे दोस्तों, तो थोड़ा सा है कमेंट का इशू, कमेंट नहीं आ रहा, वही मैं भी चेक कर रहा हूँ। कमेंट दोस्तों आपके नहीं दिख रहे हैं। चलें आगे ना, आज नहीं आ रहा कमेंट, नहीं आ रहा, दिक्कत है कुछ। आइए मेरे दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग अभ्यर्थियों की सहायता करते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए 10 ग्राम के भाई जो आपको एक शब्द दिया है 10 ग्राम, तो प्राथमिक स्तर 10 ग्राम बिंदु का खेल प्रतिरूप इत्यादि को दोस्तों ये दिखाता है, यानी ये स्थानिक समझ को ये योग्यता में वृद्धि के लिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम है दोस्तों, ये 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करता है स्थानिक समझ को, स्थानिक समझ को लिए वो वृद्धि के लिए करता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? देखिए एक बार कौन सा भैया जो मेल नहीं खाता है, ठीक है, कौन सा है जो मेल नहीं खाता? कहता भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को, यार इससे कोई मतलब नहीं। और क्या कहता? हाँ ये तो सही है यार, ये तो मेल खा ही रहा है। वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष। वर्गीकृत आंकड़ा मेरे भाई ये बताना, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, मेरी बात ध्यान सुनना, कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी उम्र 3 साल है या 4 साल, अब उससे आप कहो हाँ बेटा चलो स्टैट पढ़ाते हैं, क्या उसको स्टैट समझ में आएगा यार? क्या उसे स्टैट समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये आंसर तो गलत है, ये मेल नहीं खा रहा। दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, ये तो बिल्कुल सही है। और लास्ट है मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। एक बार मिला लीजिए, मैं देख रहा हूं। चलिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन चले लीजिए। अगला कहता क्या है, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला, ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना दोस्तों, विकसित करना, और बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो सबसे पहला काम यह ध्यान रखना कि जो गणितीय दिया गया है, गणितीय शिक्षा का जो गणित की शिक्षा है दोस्तों, गणित की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ज्यामिति के प्रयोग और उनके प्रमाण से मतलब नहीं होता है। अगला कहता है विद्यार्थियों को गणित समझने में, गणित के समझने से क्या लेना देना है, इससे कोई मतलब नहीं। उपयोगी क्षमताओं को कोई मतलब नहीं,
इस प्रश्न का जो सटीक आंसर जा रहा है दोस्तों ऑप्शन डी आ रहा है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, यही इसका परफेक्ट और सही आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? आइए 15वां सवाल चलते हैं। एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है। देखो खोजपरक, मेरी बात ध्यान सुनना, खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए वो करना चाहती है या क्यों करती है, वह किस लिए करती है और क्यों करना चाहती है। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये बताना, गणित शिक्षण के उच्चतर, ये सवाल मुझे जहां तक याद आ रहा है एक बार हम इसको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अभी मुझे मेरे पिछले वीक ही ये सवाल पूछा गया था और मैंने इसको पढ़ाया भी है। दूसरा, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का, भाई व्यवहार से सिद्धांत से यहाँ क्या मतलब है, एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता को विकसित करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता को विकसित करने के लिए। गणित के शिक्षण संकीर्ण उद्देश्य के साथ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या कौन सा दोस्तों, 16। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की क्या विशेषता प्रकट है, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल दोस्तों। ठीक है, दूसरा, ये तो कोई मतलब नहीं है, आत्मविश्वास कम और गणितीय, चूंकि उसने खुद दिया है कि दोस्तों शैलजा को कौशल था, शैलजा को वो प्रश्न बताने की स्थिति थी, लेकिन शैलजा फिर भी नहीं बता पाई, ये तो नहीं होगा। परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक, यहाँ दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास है। यहाँ समझ भी अच्छी है और यहाँ मौखिक योग्यता भी दोस्त, ये क्या है, ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट है। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, निम्न स्तरीय गणितीय, इससे कोई निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता दोस्तों, ऑप्शन इसका निकल के आएगा डी, जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए आइए इस सवाल को पढ़िए, प्रश्न संख्या 17 को पढ़िए दोस्तों, क्या आपके सामने दिया है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को आनंद और मस्ती प्रदान करना, नहीं मेरे भाई, इससे दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, ना मेरे भाई, नैतिक पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, समय का बेहतर सदुपयोग करना, कोई सवाल ही नहीं है। तो लास्ट का है विस्तृत अधिकतम अवसर प्रदान करना, यही इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। आप इसे एक बार देख सकते हो। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखिए, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित क्या होता है। शब्दों को सुनिएगा, इसमें कहता है प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन। यहां रचनात्मक मूल्यांकन से क्या मतलब है, अंत अधिगम में असंगति, हाँ यही है भाई, अधिगम में असंगत को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। अगर प्राथमिक स्तर में गणित की हम जो अंतर्निहित बात कहते हैं तो उसका सबसे मेन ये होता है अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमी। सामान्य त्रुटि को पहचानने से कोई मतलब नहीं, क्रिया प्रणाली के ज्ञान में कोई मतलब नहीं दोस्तों, विद्यार्थियों के ग्रेड, यहाँ ग्रेड रैंक से क्या लेना देना है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों आपके सामने लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सवाल को देखिए, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ये कहता हुए गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने की रुचि उत्पन्न करने में, नहीं मेरे भाई फिर सुन लो, गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां, हाँ ठीक है, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित की कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाले ऊब से बाहर, नहीं मेरे भाई। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर, ना दोस्त। वे प्रत्येक
शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होता है। यही इसका मतलब है। यही मेरे दोस्तों इस प्रश्न का एक्चुअल मीनिंग है। ठीक है, चलिए ये है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। ये है लास्ट क्वेश्चन, इसे एक बार आप देखिए दोस्तों। आज थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, क्लास में थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे, आवाज नहीं आ रही दोस्तों तो इसको हम पहले छोड़ेंगे। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास और संवर्धन में होता है? ठीक है, तो मेरे दोस्त पहला चीज तो विद्यार्थियों को गणित में परिकल्पना प्रक्रिया की नहीं, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान नहीं, विद्यार्थी गणित में एकाग्रता, गणित में गणना के कौशल गति। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी चीजें आपके समझ में आएंगी। दोस्तों अभी हमारे पास क्वेश्चन तो और है, लेकिन अपने प्रश्नों को मैं यही रोक रहा हूँ क्योंकि यार आवाज नहीं आ रही है। मैं देख रहा हूँ किसी बच्चे का कोई कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है, किसी भी बच्चे कोई कमेंट नहीं है। हमें लगता है कुछ न कुछ, हालांकि ये दिक्कत एक दिन और भी आई थी। मैं पढ़ाता जा रहा था, पढ़ाता SSC GD के बैच आसाम वाला, उसमें पढ़ाता था तो उसमें एक भी कमेंट नहीं दिखे दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इशू है यार। तो मेरे दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज भी कहीं कहीं इशू है, और मैंने अपनी तरफ से पूरे परफेक्शन के साथ दोस्तों पूरे एक एक एग्जाम्पल को बताने का प्रयास किया है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व करा रहा हूँ। इसको होने के बाद दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बेसिक सवाल सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपके सीटेट में टेट में दोस्तों एक बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आता है। ऐसा लेवल नहीं आता जो आप न लगा पाओ। आराम से आप दोस्तों इसको लगा सकते हैं, सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों आज के सेशन को मैं यहीं रोक रहा हूँ। कल मैं फिर मिलता हूँ इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक ले आप सभी दोस्तों को नमस्कार।